Assalamu alaikum. Today's first lecture for the student of placement and the topic is how to deal with the client. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या। ऑब्वियसली ये एक ऐसी टर्म है जो कि हमें क्लिनिकली पेशेंट्स के असेसमेंट, उनके डायग्नोस और उनके असेसमेंट प्लान की तरफ लेके जाती है, लेकिन इसका बेसिक पर्पस क्या है। इनिशियली अगर हम इस पे लुक आफ्टर करें तो हमारे पास दो इसके एस्पेक्ट निकलते हैं। पहला जो कि जिसमें हम देखते हैं कि हमने थेरेपिस्ट और एज अ क्लाइंट इन दोनों के रिलेशन को देखना है, जिसमें जो पर्सन है वो रिसीव करेगा डिफरेंट सर्विसेज अपने प्रोफेशनल से। वो किसी भी अपने प्रोफेशनल को विजिट करता है अपने इशू से रिलेटेड, तो ये आ जाएगा हमारा थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। जबकि अगर हम इसके दूसरे एक्सपेक्ट को देखें तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे बिहेवियर्स, आ जाएंगे हमारी परसेप्शंस आ जाती हैं और इन्फ्लुएंसेस आ जाएंगे जो कि क्लाइंट क्यों मीन्स के विजिट कर रहा है या क्यों अपना ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, या क्लाइंट के ऊपर उसके सिम्टम्स के क्या इफ़ेक्ट, और वो वेलबींग की तरफ मूव करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं तो किन पॉइंट्स की बेस पे चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जो कि हम एज अ प्लेसमेंट स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए उन्हें बताते हैं। नेक्स्ट हम अगर मूव करें तो उसमें हमारे पास आ जाएगा कि हम अगर क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो उसके पीछे पर्पस, बिहाइंड द पर्पस सीन क्या है। क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है तो उसकी वजह है कि आप क्लाइंट को ही सेंटर्ड रखें। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है वो बहुत बेसिक है, मीन्स कि अगर आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं या कोई भी एक क्लाइंट आता है तो आपने उसके ऊपर ही फोकस रखना है। आप आए बाएं शाएं वाला सीन से अवॉइड करें। अब उसमें क्या है कि आपने क्लाइंट सेंटर्ड रहते हुए जो थेरी है उसको यूज़ करना है, और ह्यूमन नेचर जो है मीन्स कि अगर आपके पास क्लाइंट आ गया, उसकी नेचर, उसके इश्यूज की नेचर क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है, मीन्स कि वो किस कैपेसिटी थ्रेशोल्ड की बेस पे आपको विजिट कर रहे हैं, और उसमें एक्चुअलाइजेशन, एडजस्टमेंट, मेंटल स्टेबिलिटी किन पॉइंट्स के बिहाफ पे वो खुद को आपके पास लेके आ रही है। ये सारी चीज़ें आपने क्लिनिकली ऑब्जर्व करनी है, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा क्लाइंट रेजिस्टेंस इन थेरेपी, हाउ टू डील विद द डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं आपको लगेगा कि ये स्टेबल हैं, या बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आपको लगेंगे कि आपके लिए चैलेंजिंग क्लाइंट्स होते हैं। केसेस जो होते हैं ना वो बहुत समटाइम चैलेंजिंग आ जाती हैं। आपने इंटरप्टेड जो क्लाइंट्स हैं उनको डील किस तरह से करना है। आपने देखना है कि जो क्लाइंट आपको लग रहा है, समटाइम क्लाइंट्स ऐसे आएंगे कि वो आपको अपनी मेडिकेशन भी बताएंगे कि इस पर्पज़ के लिए हम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और मैं ये मेडिसिन यूज़ करके आया हूँ। या अगर वो साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर रहे हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट को थेरेप्यूटिक प्लान भी अपना डिस्कस कर देते हैं कि मैंने डीप ब्रीथिंग भी की है, मैं कॉपिंग स्टेटमेंट भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इन सारे पॉइंट्स के पीछे सीन क्या है, मीन्स के क्लाइंट आपके पास सर्च करके आया है। सर्च अगर उसने नहीं किया है तो हो सकता है कि वो बहुत सारे थेरेपिस्ट को विजिट करके आया हो, या हो सकता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हो तो उसके पास इतना नॉलेज है। और ऐसे क्लाइंट आपको रियलिटी में मिलते भी हैं जो कि आप उनके सामने ब्लैंक समटाइम अपने आप को इनिशियल लेवल पे फील करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट जो कि आपको लगे कि भाई इनकी बड़ी कमांड है या इन्हें तो कोई इशू नहीं है या ये बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप किस तरह से कवर अप करेंगे। थेरेपिस्ट को जो है केयरफुल होना चाहिए। ऑब्वियसली आप केयरफुल ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात के लिए हैं, लेकिन आपने अपने फील्ड को रिप्रेजेंट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर जो है वो शो करवाना, और आपने लेबलिंग बिहेवियर से भी अवॉइड करना है, ताकि ऐसा ना हो समटाइम थेरेपिस्ट जो है वो हाइपर हो जाते हैं कि भाई आपको इतना नॉलेज है या आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है या आपके पास इतने स्किल्स हैं कि आप आके बता रहे हैं तो आप यहाँ विजिट करने क्यों आए हैं। ये सारी आपके एथिक्स के अगेंस्ट हैं। थेरेपिस्ट का काम है कि वो गुड लिसनर हो,
उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी हो या ना होना बहुत बेहतर है। तो आपकी स्किल्स, आपकी ग्रूमिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, एब्जॉर्बिंग पार्ट जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज़ कर दें, आपका कंट्रोल ना रहे ऐसे क्लाइंट्स पे कि आप खुद एग्रेसिव स्टेट पे आ जाएं, तो वो आपकी सारी की सारी जो प्रोग्रेस है उसको डैमेज कर देगा। मीन्स कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी नहीं रहेगी। अगर हम इसको बिजनेस फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आपका क्लाइंट कैसा भी हो, चैलेंजिंग है या नॉर्मल है या बहुत जिस भी कैटेगरी का आपके पास आ रहा है, अगर वो अपनी एक भी सिम्टम क्योर करता है, वो जाके अगले इंसान को ज़रूर बताएगा कि आप इसको विज़िट करें, आप इस डॉक्टर के पास, इस थेरेपिस्ट के पास, इस काउंसलर के पास ज़रूर जाएं। वो जब एक इंसान बाय अल्फाज जो है वर्ड्स के थ्रू आपके एडवर्टाइजमेंट करेगा या आपकी एक्सपर्टीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं रादर देन कि आप एड्स या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करवाएं। तो इन सब पे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एब्जॉर्बेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स कि आपके ज़ब्त के जो पैमाने हैं वो लबरेज होने चाहिए। आपने एग्रेशन में या आपकी बाइसनेस उस पर इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, या ऐसा ना हो कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, आप उससे इंटरेक्ट ही ना करें और वो चीज़ें आपके बिहेवियर को एज अ थेरेपिस्ट आपने जिस तरह से उसको ट्रीट करना है उन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करें। आपने क्लाइंट को हमेशा हमेशा सम टाइम कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि आपको इनकरेज थ्रू आउट द सेशंस करना पड़ता है, लेकिन वो इनकरेजेस जो है आपके वो एक लेवल के आपके जो इंटरवेंशन जो आपने असेसमेंट प्लान बनाए होंगे आपने उनके अकॉर्डिंग करना है। इनकरेजमेंट जो है वो आपके पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, लेकिन आपने पॉजिटिव वे पे रहते हुए क्लाइंट को तो इनकरेज करना है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जिन इश्यूज के थ्रू वो आपके पास आया है, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लान के थ्रू रहते हुए इनकरेज करना और वर्किंग आपकी उसी तरह से चलती रहनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों का मीन्स के थेरेपिस्ट ही ये चीज़ें क्यों फील करें। ऑब्वियसली आप लोग इंसान हैं और इंसान कभी अपना टेम्परामेंट खो देते हैं, और थेरेपिस्ट भी इंसान है सबसे पहले, उसके बाद उनकी फील्ड आती है जो कि उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी से रिवील करती है। इन सारी चीज़ों का पर्पस ये है कि जो रेजिस्टेंस थेरेपी है उसमें हम थेरेपिस्ट का पोटेंशियल जो है उसको रिड्यूस होने से, कम होने से कंट्रोल कर लें। कंट्रोल होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा, बहुत कम होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा तो उसकी थेरेपी की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से लीड करेगी। मीन्स कि आपकी होल्डिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सम टाइम आपके पास ऐसे क्लाइंट भी आ जाते हैं जो ड्यूरिंग थेरेपी आपको इंटरप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आइज क्लोज थ्रू आउट आपकी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस रहनी चाहिए, लेकिन क्लाइंट जो है वो दरमियान में आँख खोल लेगा। अब आपने अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करते हुए हाइपर नहीं होना, बल्कि आपने उसको उसके इश्यूज के अकॉर्डिंग गाइडलाइन ऐसी प्रोवाइड करनी है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को थ्रू आउट द थेरेपी सेशन फॉलो करे। ये तो होगी हमारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज में। समटाइम ऐसे भी आपके पास आते हैं कि आप उन्हें बड़ा ट्रीटमेंट प्लान बना के देते हैं क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट है वो अपनी मर्जी से उन बातों को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आपने कोई कोपिंग स्टेटमेंट उनको दे दिया है या कुछ भी उनको बताया, या डीप ब्रीदिंग वो अपनी ही स्टाइल में करते हैं, इनहेल और एक्सहेल अपने लिमिटेशन के अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई बस इतना बहुत है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भाई नहीं हो रहा, उसको स्किप कर देते हैं। ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो कि मेडिसिन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, और समटाइम वो सिम्टम्स उनमें नहीं होती हैं जो मेडिसिन वो यूज़ करें। ये सारी चीज़ें जो हैं एक बिगाड़ का शिकार बना देती हैं क्लाइंट को। तो इन सब वेज में आपकी जो गाइडलाइन है, आपका इंटरेक्शन है, आपका जो इम्प्रेशन है, आपकी जो लिसनिंग पार्ट है, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं क्लाइंट की मेंटेलिटी पे। इन सारी चीज़ों का मिक्सचर आपका आता है रेपो बिल्डिंग में, जो कि आपने क्लाइंट को किस तरह से अपनी और उसकी मेंटेलिटी को रीच आउट कर लिया।
वो स्टेबिलिटी आपकी रहनी चाहिए। जब आपकी रैपर बिल्डिंग थ्रू आउट द सेशंस, ना के सेशन, आपके सेशंस के साथ चलती रहती है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। लेकिन जहाँ पे इसमें थोड़ा सा भी आपका जो लेवल है या तो वजन आप कह लें वो डगमगाता है, तो क्लाइंट जो है वो फ़ौरन से आपको एस्केप चाहते हैं कि नहीं भई अब मैं नहीं जाऊँगा या अब मैं नहीं जाऊँगी। तो इन सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट का टेम्परामेंटल लेवल जो है वो बहुत मेंटेन रहे। वो अपनी क्वालिटीज़ पे, साइकोलॉजिस्ट लग रहा होगा कि एक टर्म है या फील होता है अक्सर, लेकिन जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, आपको फॉर एग्जांपल गुस्सा आता है, आप फील्ड में जाके नहीं बैठ सकते हैं। आपको कोई फ़ियर है, आप फील्ड में जाके नहीं बैठ सकते हैं जब तक आप उन इश्यूज़ पे खुद काम नहीं कर लेते हैं। तो दूसरों के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी एबिलिटीज़ या फ़ियर कह लें या क्वालिटीज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करें, उन इश्यूज़ को जो कि आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन नहीं रहने दे रहे। समटाइम ऐसे क्लाइंट भी आ जाते हैं जो कि फॉर एग्जांपल फ़ियर है, किसी थेरेपिस्ट को कोई भी फ़ियर हो, फॉर एग्जांपल फ़ोबियाज़ आ जाते हैं, स्पाइडर फ़ोबिया आ गया, लोकस्ट फ़ोबिया, या डॉग को देख के हम लोग फ़ौरन से हड़बड़ा जाते हैं कि भी नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वो। आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहता। इस सूरत हाल में आप जाके एक प्रोफेशनल की सीट को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरों को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ज़ात पे काम करके फिर सोसाइटी में मूव करें। ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेंथ में इंक्लूड करती हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट क्लाइंट। मीन्स के हमारे पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। बेसिक जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हमारे पास आ जाते हैं कि हमने क्लाइंट को डांटना, हमें लगता है कि हम उनसे गुस्से में या थोड़ा सा सख्त या रूड होकर हमें बात करनी है, लेकिन आपने वहाँ पे भी मुहब्बतें निछावर करते हुए, निछावर मीन्स के आपने अपने ट्रैक पे चलते हुए आपके अल्फाज में, आपके लहजे में, आपके अल्फाज में, इन सब चीज़ों में नरमी का एहसास, गाइडलाइन का, रहनुमाई का जो है वो मटेरियल एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आके अपना टेम्परामेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सेकंड सेशन के लिए क्लाइंट नहीं आएगा। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो उसकी क्वालिटीज़ को एक्सीड कर देते हैं। सम टाइम इतने डिफ़िकल्ट क्लाइंट आते हैं कि वो अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए भी एग्री नहीं होते हैं, और आप अगर उनके असर्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिए जाते हैं, नहीं भई आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली यू विल डू इट। तो जब आपके ये अल्फाज क्लाइंट के माइंड लेवल को रीच आउट कर जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। एक थेरेपिस्ट गुड और एक्सपर्ट का काम ये है कि वो अपने क्लाइंट के दिमाग में बैठ जाए। अब दिमाग में बैठने का सीन क्या है कि आपने उसकी मेंटेलिटी को कंट्रोल इस तरह से किया है कि आप उसके साथ हर वक्त मौजूद हैं। अब वो आपकी मौजूदगी में मीन्स कि आपके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहा है, आपके अल्फाज को फॉलो कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को फॉलो करेगा, आपकी गाइडलाइन को जो है वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएगा। तो अनकंडीशनल जो पॉजिटिव रिगार्ड है आपकी एक्सपर्टीज को इंक्रीज कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जी बिगिन विद द पर्पस ड्रिवन आउटकम। अब आपने, ये नहीं है कि क्लाइंट अपनी इश्यूज को लेके आए और आप उसको कह दें कि भाई ठीक है, मीन्स क्रिटिसिज्म वाला सीन नहीं होना चाहिए। समझा तो उसको घर वाले भी रहे हैं, उसके दोस्त भी रहे हैं, उसके और सोशल जो भी सर्कल्स हैं वो सब उसके छोटे बड़े घर में उसको सब लोग समझा रहे होते हैं एक लेवल तक। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप भी उसे सिर्फ समझा रहे हैं सुन के, और उसको डिटेल में नहीं सुनते, वो नहीं सुनते जो वो सुनाना चाह रहा है, और जस्ट आप भी उसको समझाने पे उतर आते हैं, तो क्लाइंट जो है वो किसी वे में नहीं जाएगा।
तो आपने एक पर्पस बनाना है कि आप उसको किस लेवल तक लेके आ सकते हैं या लाना चाहते हैं, और क्लाइंट उस लेवल तक आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये आपकी एक्सपर्टीज़ है। अब आपने एक अपनी गाइडलाइन बना लेनी है कि उसका क्या पर्पस है या उसको कोई इश्यूज हैं तो आप उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास पर्पस ड्रिवन आउटकम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आप एज ए थेरेपिस्ट, हर पेशेंट्स को डील करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका थेरेप्यूटिक प्लान जो है, असेसमेंट, आप इंटरवेंशंस अपने माइंड में जो है वो कर लें। इनिशियली तो हमें एज अ स्टूडेंट हम उसको राइट अप लेके आते हैं कि भाई अब हम इसके साथ ये सीन करेंगे, अब ये थेरेपी करनी है, या हमने इसके साथ सीबीटी के इस लेवल को लेके चलना है। लेकिन जब आप थ्रू आउट द पीरियड पेशेंट्स को देखते हैं, तो देखते देखते और देखते रहने से आपकी एक्सपर्टीज इस लेवल तक आ जाते हैं कि आप पेशेंट की एंट्रेंस के साथ ही जज कर लेते हैं कि उसको इशू क्या है। अब आपने उसको उसके इश्यूज के अकॉर्डिंग डील करना है, और डील करने से पहले आपके माइंड में उसकी सारी असेसमेंट और इंटरवेंशनल प्लान होना चाहिए। अगर आपके माइंड में वो प्लान नहीं है तो आप उस लेवल को रीच आउट नहीं कर सकते। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा अप्रोच टू द सिचुएशन विद क्यूरियोसिटी। अब आपने यहाँ इस लेवल में जब आप रीच आउट कर लेंगे तो इस लेवल पे क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। क्लाइंट आपके पास पहले ही होपलेस, हेल्पलेस होके आएगा, या अगर होपलेस और हेल्पलेस नहीं भी है लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है कि वो अपने गोल को रीच आउट कर सके, तो आपने उसके इश्यूज जो जिनको वो फेस कर रहे हैं उन इश्यूज के साथ आपने उसकी लाइफ में क्यूरियोसिटी जो है वो डाल लेनी है। रेसिपीज होती है ना हमारे पास, हम देखते हैं अभी इसमें नमक, मिर्च, ये वो फला, ये मसाला जात जो है हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन उस सारी एडिशन के साथ आपने क्यूरियोसिटी का जो मसाला जो तड़का कह लिया आपने उसकी लाइफ में वो ऐड कर देना। अब क्यूरियोसिटी क्या है कि आप खुद को जाने, और आपने उसकी जो भी सोचे हैं ख्यालात, फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसका थॉट पैटर्न, उसका जो थॉट पैटर्न है आपने उन सबको चेंज कर देना है। एक आप इसको खलल भी कह सकते हैं और एक न्यू डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो जब आप क्यूरियोसिटी को इंक्लूड कर देंगे उनकी लाइफ में, तो वो अपने इश्यूज की जो रीजंस हैं उनको भी फाइंड आउट करना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक क्लाइंट मॉडल। एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल दोनों वैसे बताती हूँ। एज अ स्टूडेंट हमें लगता है कि हर क्लाइंट के लिए एक स्पेसिफिक मॉडल है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक इनिशियल लेवल पे होते हैं, हमें चाहिए, हमें लगता है, हम इस चीज़ को फील करते हैं कि भी अगर हमारे पास कुछ एनजाइटी के आ रहे हैं, डिप्रेशन है, मूड के आ रहे हैं, पर्सनैलिटी के आ रहे हैं, या साइकोटिक फीचर्स के साथ आ रहे हैं, तो भाई इनके जो है मॉडल्स चेंज होने चाहिए। लेकिन जब आप फील्ड में आ जाते हैं तो आप एक मॉडल पे रहते हुए भी, एक मॉडल पे स्टक होते हुए भी अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। वो आपके पास चाहे एंजाइटी का हो, चाहे डिप्रेशन का है, या एडिक्शन का है, पर्सनैलिटी का है, मूड का है, जीएडी का है, किसी भी कैटेगरी का पेशेंट हो, आप उसको एक मॉडल पे भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एक्सपर्टीज़ इन्हांस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट इनिशियल लेवल पे रहते हुए भी आप ये भी कर लें, ये भी कर लें और ये भी कर लें। आपने सारा मटेरियल, सारा जो खाना है वो एक ही बार प्लेट में रख के अपने पेशेंट को नहीं पकड़ा देना, क्योंकि वो इस मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं होते हैं कि वो सारी चीज़ों को एक साथ फॉलो अप कर सकें। वो कुछ ना कुछ, अक्सर पेशेंट आपके साथ ऐसे भी स्टक मेंटेलिटी पोस्चर में आते हैं कि वो चीज़ों को उठाना भूल जाते हैं। आपने तो अपना काम कर लिया, लेकिन अगर वो आगे से अपना काम पूरा नहीं करता, मीन्स कि आपका जो भी असेसमेंट पॉइंट्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, तो आपके पास वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे उसके जो कि उसकी स्पिरिट लेवल को कंट्रोल कर सकें। फिर हम देखते हैं जी रिफ्रेम द कॉन्सेप्ट। रिफ्रेम द कॉन्सेप्ट जो है, आपने उसमें देखना है कि आप उसके जो भी इश्यूज हैं और पेशेंट्स का मेंटेलिटी लेवल उन इश्यूज को लेके क्या है, आपने उस पॉइंट पे काम करना है। हर पेशेंट्स जो है आपके पास डिफरेंट मेंटेलिटी और कंसेप्चुअल लेवल के साथ आएंगे, क्योंकि उनके इश्यूज समहाउ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन उनका कंसेप्चुअल एबिलिटी कैसी है ये कहीं ना कहीं डिफर कर जाती है।
अब आपका काम है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, कि आप उसके कंसेप्चुअल सिस्टम में घुस के और उसको चेंज करें, और उसको चेंज करने के बाद सही डायरेक्शन पे लेके आएं। नेक्स्ट आ जाएगा कन्वर्सेट विदाउट जजमेंट। इस पॉइंट को हमने पहले भी देखा कि आपने आते ही क्लाइंट को ये नहीं कह देना कि भई आपने तो यहाँ पे गलत कर दिया, ये आपकी मिस्टेक है। बिल्कुल भी नहीं। आपके अल्फाज आपका इलाज है। मीन्स कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू, अल्फाज के थ्रू किस तरह से किसी को ट्रीट आउट कर सकते हैं। एज अ थेरेपिस्ट आपका मेन काम ही यही है कि आपने बातचीत के ज़रिए जो तरीका इलाज है उसको आप किस तरह से इन्हांस करते हैं, किस तरह से इलेबोरेट करते हैं, और किस तरह से आप उसको वैलिडेशन की तरफ लेके जाते हैं। पेशेंट्स को सुनना आपकी सक्सेस है। आप जब पेशेंट को सुनते हैं, वो आपको ऐसी बातें भी बताएगा जो उसने कभी किसी से नहीं की होती। अब उस लेवल पे, या समटाइम पेशेंट्स आके अपने गलती को जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। वो जब एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भई आपने तो यहाँ पे मिस्टेक की है। डायरेक्टली आप उनको इस अल्फाज से मुखातिब नहीं कर सकते हैं। ये आ जाएगा कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या आपने उसको जज किया। ये समटाइम जजमेंट में ये होता है कि पेशेंट आता है, हम कहते हैं अच्छा आपने यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं की है, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जजमेंट में, कि आपने उसके सुनने से पहले खुद ही एज्यूम कर लिया। ऐसा हो सकता है, या समटाइम आप एज अ जो इंटर्नीज हैं वो ऐसा करते हैं कि पेरेंट्स से हिस्ट्री ले ली, या जो भी उनके साथ आते हैं ब्लड रिलेशन या जो भी है रेफरेंस में, तो उनकी हिस्ट्री लेने के बाद आप जब जाके क्लाइंट की बात सुनते हैं, आप क्लाइंट को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि वो किसी भी प्रोफेशनल के पास विजिट के लिए नहीं आया। वो आपको एज अ लेमैन लेके चलेंगे, और जब आप एज अ लेमैन उसके माइंड में एक जगह पे इमेज बना चुके हैं, वो आपके साथ वो अपनी सारी के सारे इश्यूज़ कभी भी शेयर नहीं करेगा। जब उसके इश्यूज़ उस लेवल तक शेयर नहीं होंगे कि वो ट्रीट कर सकें, तो वो सारी आपकी मेहनत या आपका जो इम्पैक्ट है वो वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रीसेट द रूल्स एंड री एनरोल देम। अच्छा, आपने उनको अब बताना है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या आप अगर इन पॉइंट्स पे काम कर लें तो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से सोसाइटी में शो ऑफ हो सकती है, या आप बेहतर इंसान खुद को साबित कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दोबारा से मेहनत करें। ट्राई ट्राई अगेन का जो कंसेप्ट है, सम टाइम हमें वो भी पेशेंट्स को देना पड़ता है। जब पेशेंट्स अपनी रिस्ट्रक्चराइजेशन की तरफ आ जाते हैं, या खुद को री एनरोल या रीसेट करने वाला जो सीन है उसकी तरफ मूव करते हैं। रीसेट मीन्स के जो हो चुका उनका पास्ट था वो हो चुका, वो पास्ट उनके प्रेजेंट में लाए ना करें। प्रेजेंट में लाए ना करें तो ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट पे काम करें, मेहनत करें, उसको एक अच्छा मौका जो है, इवेंचुअल कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करें। जब आप अपने क्लाइंट को इस तरह से रिस्ट्रक्चर्ड लेके जाते हैं, तो उसकी मेहनत जो है उसके प्रेजेंट में आपको नज़र आएगी। जब वो अपने प्रेजेंट में काम करेगा, तो उसका पास्ट और उसका फ्यूचर जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिस्टिक लम्हात की तरफ मूव करेगा। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास लेट देम गो। इसमें हम क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं। अगर आप इस इन क्वालिटीज़ को, इन क्लूज़ पे काम कर लें या इन पॉइंट्स को फॉलो कर लें, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर सकती है। साइकोटिक पेशेंट्स के साथ तो ये ज़रा कम हो जाता है, लेकिन एज अ काउंसलर, और जब आप काउंसलिंग कर रहे हों तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आप उन्हें बता देते हैं कि ये काम आपने इस तरह से करने हैं, ये आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। या आपको कोई इशू है तो आप अपने इश्यूज़ को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद आप उनको नंबरिंग दें, मीन्स के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर लें। जब आप उसको अरेंज कर लें तो देखें कि आप किस इश्यूज़ को किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं, और आप उसे गाइड करते हैं और उसे कहेंगे भई अब आप इसको खुद लेके चल सकते हैं। अब आप जो है काउंसलिंग से या सेशन से आज़ाद हैं। अब आप खुद मेहनत करें। ये डायरेक्शंस हैं आपके लिए। अगर आप इन डायरेक्शंस पे मूव करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी आउटकम आ सकती है, और आएगी भी अगर आपकी मेहनत होगी। या आप खुद को चेंज करना चाहिए, या आप अपनी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग लेके आना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन
आप उसको खुद के साथ स्टक ना करें ड्यूरिंग काउंसलिंग। अब जब आप पेशेंट को एक रास्ता दिखा देते हैं तो उसका काम है कि वो उसके ऊपर मेहनत करे। फिर आप उसको स्पून फीडिंग वाला जो लेवल है वो उनका स्किप हो जाता है, और इस लेवल को स्किप करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको डायरेक्शंस दे के और कहें भाई अल्लाह हाफिज़, अब आपकी मेहनत है, आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। फिर आ जाएगा सर्किट ऑफ बटर कप। सेम जो है हमारे पास ये सारे के सारे सीन मिक्सचर की तरफ मूव करते हैं, और उसके बाद हम देते हैं जी सेट रिलेशनशिप रूल्स अप फ्रंट। अब उनको रिलेशनशिप रूल्स मीन्स कि अगर आपके पास अग्रेसिव सिचुएशन में पेशेंट्स आ रहे हैं तो आपने उनकी फैमिली के साथ एडजस्टमेंट किस तरह से करवानी है। हाइपर एक्टिविटी में पेशेंट्स का कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चंक्स फॉर्म में अपने ट्रीटमेंट को लेके जाएं। आप एक ही सेशन में उनका अग्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप एक सेशन में उनका अग्रेशन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आप क्लाइंट को बताएं कि आपको अग्रेशन के लिए बेसिक क्या इकदाम करने चाहिए, या अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उसको फाइंड आउट करें कि वो कौन से वेज हैं, और उससे पहले उससे उसके गुड एंड बैड जो एक्सपेक्ट हैं आप उससे कहें कि भैया आप लिखो। गुड एंड बैड एक्सपेक्ट में आप क्लाइंट को खुद ही ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं, उसका ऑब्जर्वेशनल जो मोड है उसको ऑन कर देते हैं कि भैया आप खुद देखें, अगर आपको इस बात पे गुस्सा आया तो इसके क्या फ़ायदा थे और इसके क्या नुकसान थे जो कि आपकी लाइफ में हुए और मज़ीद हो सकते हैं। वो फ़ायदे और नुकसान जब क्लाइंट खुद विज़िट करता है लिखते हैं, देखते हैं कि उसके क्या-क्या नुकसानात हुए हैं, और हमेशा फ़ायदे कम ही होंगे एग्रेशन लेवल में या जो पेशेंट्स होते हैं उनमें, और उनके जो लॉस पॉइंट्स हैं वो उनके हमेशा एक्सीड कर जाएँगे। फिर उनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं आप उनको बताते हैं कि आप इसको किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, आप इनको मज़ीद किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको आपने किस तरह से ड्रैगिंग आउट वे में लेके जाना है, मीन्स कि आप उसको कम करें स्टेप बाय स्टेप। अब जो नुकसान आता है वो फॉर एग्जांपल एक दो नहीं होंगे, अगर जो फ़ायदा है उसका वो अगर 5 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं तो नुकसानात जो हैं वो हमेशा आपके पास 20 25 30 की रेंज में होंगे। अब वो जो 20 25 पॉइंट्स हैं उसके आप उसको एक ही सेशन में रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो आपने नहीं करना, आपने उनको वन बाय वन लेके जाना है। आप फॉर एग्जांपल स्टेयर्स हैं आपके पास 10-12 हैं उनके स्टेप्स, जो जीने हैं सीढ़ियों के जिन्हें चढ़ के हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो आप कभी भी पहले स्टेप पे पाँव रख के और आखिरी स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। आप अगर दो दो तीन तीन स्टेप चढ़ते हैं, चढ़ तो आप जाते हैं लेकिन आप जो शॉर्टकट ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए जो बेटर रिजल्ट है उनके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम रख के चढ़ें। एक एक कदम रख के जब आप चढ़ेंगे तो आपके जो भी वो उसका इम्पैक्ट जो है वो बैक नहीं होगा, वो हमेशा आपको फॉरवर्ड की तरफ लेके जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप उस पर स्मॉल स्टेप्स के थ्रू वर्किंग करें और उसको अपवर्ड लेके जाएं। लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा जी अंडरस्टैंड द इश्यूज, ट्रू इश्यूज एट हैंड। अब ट्रू इश्यूज क्या हैं? सम टाइम पेशेंट्स की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं वो इस कदर आपको सेम लगेंगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है इनिशियल लेवल पे एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क नहीं फील कर पाते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक्सपर्ट्स भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता चलता कि भाई एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। सिंपल सा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये तीन चीज़ें हमेशा मिक्सअप कर हो जाती हैं। अब हमें लगता है कि हर शख्स जो है ना उसको डिप्रेशन है। आपके पास क्लाइंट आएंगे ना वो आपको बताएंगे कि भाई मैं डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन स्टेट में जो है वो लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब डिप्रेशन लेवल और डिप्रेशन स्टेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली फ़र्क होगा जब उनकी स्टेट डिफरेंट है। अब डिप्रेशन और डिप्रेशनल स्टेट में डिफरेंस है तो स्ट्रेस और एंजाइटी में कितना डिफरेंस होगा। स्ट्रेस मीन्स कि हमारे वो काम जो हम करना चाहते हैं नहीं हो रहे हैं, हम उनको एज अ सेंसिटिव पर्सन अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हम उनको जब अपने ऊपर हावी कर रहे हैं
इनिशियल लेवल पे हम उसे स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एग्ज़ाम था या हमने ड्यूटी पे जाना है, हम ऑन टाइम नहीं पहुंचे और बहुत एक सेंसिटिव इंसान है, वो कहेगा भाई मैं नहीं पहुंच पाया या ये हो जाएगा, कुछ उस तरह से वो अपने ऊपर हावी कर लेता है, तो इनिशियल लेवल पे हम उसे स्ट्रेस कहते हैं। वो स्ट्रेस लेवल जब आपका इंक्रीज हो जाता है और आपकी फिजिकल और आपकी साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं उन पे इम्पेक्ट करता है, तो उस लेवल को हम एंजाइटी में लेके आते हैं। अब एंजाइटी जब क्रोनिक हो जाएगी, मीन्स के बढ़ जाती है, हम अपनी एंजाइटी लेवल पे मेंटेनेंस या जंप आउट नहीं करते हैं, उसी लेवल पे स्टक हो जाते हैं, तो हम उसको ले जाते हैं डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन लेवल आया, डिप्रेशन लेवल मीन्स कि हम उसके बॉर्डर लाइन को टच कर रहे हैं, हम उसकी जो सरहद है, जो बाउंड्रीज है वहाँ पे पहुँच गए हैं। अगर हम उसकी बाउंड्री से स्किप नहीं करते हैं तो अब हम उसमें इंडल्ज होने जा रहे हैं। जब आप डिप्रेशन में इंडल्ज हो जाते हैं तो आगे उसका इनिशियल लेवल पे आ जाएगा, आपका क्रोनिक एक्यूट जो लेवल्स हैं वो फॉर्म में आएंगे। अब ज़रूरी है कि आप किस लेवल पे खुद को कहते हैं कि भाई अल्लाह हाफिज़, अब हम इस स्टेट से निकलना चाह रहे हैं या नहीं निकलना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स के लिए भी, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन। हो सके आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इनमें क्या डिफरेंस है और हम किस तरह से एक के बाद दूसरे लेवल में इंडल्ज होते जाते हैं। हम इंडल्ज क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं होता कि हम खुद को बाहर निकाल लें। सबसे बड़ा जो इशू है वो कम्युनिकेशनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशनल गैप है। वो गैप हमारे घर वालों के साथ, मीन्स कि हमारा फैमिली कम्युनिकेशन गैप, हमारा पीयर्स के साथ गैप और हमारा अपने ज़ात के साथ। तो ये जब तीनों गैप मिलते हैं तो आप वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप अगले लेवल पे पहुंचते जाते हैं। अब ट्रू इशू जो है फाइंड आउट करना आपका काम है। अब पेशेंट आएगा, वो आपको बताता जाएगा कि ये है, और कम सम टाइम वो क्लाइंट जो कि आपको अपना डायग्नोस भी बता देते हैं, तो आप वहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन को टच कर रहे हैं। फिर आप उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, भाई आपको कैसे पता कि आप डिप्रेशन में हैं? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस में हैं या आपको एंजाइटी है? यहाँ पे ट्रू जो इशू है, एक्चुअल जो पॉइंट है उसको एक्सेस कर सकती हैं आपकी एक्सपर्टीज। अब आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट किस लेवल पे आ रहा है, उसकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है और वो खुद को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी एक्सपर्टीज के साथ ऐड होंगी और आप अपने एक्सपर्टीज और इन सारी ऑब्जर्वेशंस के साथ बताते हैं कि भाई आप अब इस लेवल पे लाई करें या आपको ये इशू या आपका डायग्नोस ये है। अब आपका जब एक्चुअल डायग्नोस हो जाएगा तो आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव करेंगे। एक्चुअल डायग्नोस होगा मीन्स के जो इशू है पेशेंट को, आप उसको अगर इनिशियल लेवल पर डायग्नोस कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक मुश्किल टास्क बन चुका हुआ है, जब वो डायग्नोस हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा मीन्स कि उसका डायग्नोस ही आपने सही नहीं किया, और अक्सर डायग्नोस होते होते हम फजलो करम से पहुंच चुके होते हैं अपने डिप्रेशनल के बहुत ही क्रोनिक लेवल तक, या हम निकलते निकलते कि भाई जाएं या ना जाएं, इस डिसीजन टेकिंग का जो हमारे मराहिल हैं वहाँ से निकलते निकलते हम उसको टच कर चुके होते हैं। तो एक्चुअल पॉइंट और एक्चुअल डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आप अपने ट्रीटमेंट प्लान को लेके जा सकते हैं। और जब आपके पास चैलेंजिंग क्लाइंट आते हैं या रिजिड स्ट्रक्चर के साथ वो आते हैं, मतलब बड़ा ही उनका खुद पे आपको लगता है कि कमांड है, आपको स्पीचलेस उस लेवल पे नहीं होना, उसी लेवल पे ही आपकी एक्सपर्टीज काउंट करती है कि आपका अपनी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है और आप इन लोगों को किस तरह से कोप अप कर सकते हैं।